स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वाह वातियार मूवी को। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो ये कहानी 70s की है, जब एमजीआर सुपरस्टार हुआ करते थे। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजा करते थे और इसी वजह से लोगों ने उन्हें सीएम के रूप में चुना। सीएम बनने के बाद उन्होंने कमाल का काम किया, लेकिन कुछ लोग जलने वाले भी थे, जिस वजह से एमजीआर को उन्होंने कई बार मारने की भी कोशिश की। और जब एमजीआर को गोली लगी तो वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। और इस फिल्म की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है, मतलब कि 24 दिसंबर 1987 से। और तब भी लोग जो है वो एमजीआर को भगवान की तरह पूजा करते थे। जब वो हॉस्पिटल में थे और जब उनकी हालत गंभीर थी, तब उनके फैंस ने डिसाइड किया वो रात को 2 बजे थिएटर में गए और यहाँ वो एमजीआर की फिल्म लगवाना चाहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो एमजीआर को नहीं देखने दिया जाएगा, लेकिन थिएटर में तो वो उन्हें देख ही सकते हैं। तब सारे फैंस जो है वो 2 बजे थिएटर में पहुंचे और ये शो जो है वो फुल हो चुका था। और जब फिल्म चल ही रही होती है कि तभी अचानक से बीच से ही इस फिल्म को रोक दिया जाता है और यहाँ एमजीआर के फैंस को बताया जाता है कि अब एमजीआर नहीं रहे और अभी लगभग रात के 3:30 बज रहे थे। ये सुनकर सारे एमजीआर फैंस को एक बहुत बड़ा झटका लगा और सभी लोग उदास हो जाते हैं। और तभी एमजीआर के सबसे बड़े फैन अंबी को मालूम चलता है कि वो दादा बन गया है, उनके घर पर पोता हुआ है। लेकिन पोते के आने की खुशी इतनी नहीं थी जितना कि एमजीआर के जाने का दुख था। लेकिन फिर भी वो अपने पोते से मिलने के लिए गए और जब उन्होंने उसके पैर के तलवे पर एक तिल देखा और जब उन्हें मालूम चला कि पोते का जन्म रात के 3:30 बजे हुआ है, तो वो हैरान रह चुके थे, क्योंकि एमजीआर रात को 3:30 बजे ही शांत हुए हैं और एमजीआर के तलवे पर भी ऐसा ही तिल था। इसे देखते हुए यहाँ अंबी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनके घर में खुद एमजीआर आ गए हैं, जिससे कि अंबी अपने पोते का बहुत ख्याल रखते हैं, जिसका नाम रामू है। तो अंबी रामू को बिल्कुल एमजीआर की तरह बनाना चाहते हैं, लेकिन रामू तो बहुत ही अलग इंसान है। पढ़ने लिखने में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, चीटिंग करके पास होता है, जिससे कि दादाजी को ऐसा लगता है कि हमारा रामू भी बिल्कुल एमजीआर की तरह है। तो दादाजी ने तो डिसाइड कर लिया है कि हमारा रामू जो है वो पुलिस वाला बनेगा। और अब कहानी जो है वो प्रेजेंट डे में शिफ्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं रामू को, जो कि बड़ा हो चुका है और तो और वो एक सब इंस्पेक्टर भी बन चुका है, जिसके कंधे पर 3 स्टार लगे हैं। लेकिन फिलहाल रामू कोर्ट में है और उसके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगा है, जिस वजह से उसे यहाँ पर बुलाया गया है। रामू यहाँ जज साहब के सामने सफाई देता है और बताता है कि उसने कोई भी रिश्वत नहीं ली है, लेकिन यहाँ उसकी सफाई पेश नहीं हो पाती है, क्योंकि सामने बहुत ही सॉलिड एविडेंस थे कि उसने रिश्वत ली है। इसी वजह से यहाँ उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। तो रामू सस्पेंड तो हो चुका है, लेकिन रामू ये बात अपने दादाजी को नहीं बताना चाहता है, क्योंकि अगर उन्हें ये बात मालूम चलेगी तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। और अब हम देखते हैं कि दादाजी सुबह सुबह चश्मा ढूंढ रहे थे अखबार पढ़ने के लिए, लेकिन उन्हें चश्मा मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि रामू ने दादाजी का चश्मा कहीं छिपा दिया है ताकि वो अखबार ना पढ़ सके। क्योंकि अखबार में रामू के सस्पेंशन की खबर है, जिसके बाद हम प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को देख पाते हैं, जिसके साथ हम पेरिया स्वामी को भी देख पाते हैं। पेरिया स्वामी जो है वो बहुत ही बड़ा आदमी है और वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के सामने एक डील लेकर आया है। पेरिया स्वामी चीफ मिनिस्टर को बताता है कि एक जगह है जहाँ पर 100 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चली आ रही है। अगर आप हमें वहाँ के शूटिंग ऑर्डर्स दे दें तो हम आपको 120 मिलियन यूरोस देंगे, और ये बस शुरुआती रकम है, आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन इतनी ही रकम सुनने के बाद चीफ मिनिस्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर भी वो यहाँ पेरिया स्वामी से कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जब पेरिया स्वामी चीफ मिनिस्टर से 140 मिलियन यूरोस की बात करते हैं तो फिर तो चीफ मिनिस्टर मान जाते हैं, लेकिन इस काम में थोड़ा वक्त लग सकता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं रामू को, जो कि अपने पिताजी के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि मेरे पास दादाजी का चश्मा है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, और ये चश्मा दादाजी तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अखबार में मेरे सस्पेंशन की खबर है और अगर उन्होंने ये पढ़ ली तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए इस चश्मे की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। और फिर आगे हम देखते हैं कि रामू सस्पेंड होने के बाद फुल ऑन एंजॉय करता है। वो हर रोज रात को पार्टी करता और अपनी लाइफ को इसी तरह से एंजॉय करने लगता। और जब वो नशे में टुन होकर घर वापस आ रहा था कि तभी रास्ते में एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई। वो लड़की यहाँ पर कुछ सुपरनेचुरल चीजों की रीडिंग कर रही थी। तो रामू से बात करने लगता है कि इतनी रात को तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। साथ ही रामू से ये भी बता देता है कि वो एक पुलिस वाला है,
जिसके बाद वो लड़की यहाँ से जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ पर रामू को रियलाइज होता है कि यार मैंने उस लड़की का नंबर लिया ही नहीं। तब वो उस लड़की का पीछा करने लगता है कि तभी अचानक से एक कार बहुत ही रफ्तार में यहाँ से निकलती है और उसका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में एक बाइक सवार जो है वो मारा जाता है। तब रामू को मालूम चलता है कि कार के अंदर एक लड़की है जिसका नाम मालिनी है और वो भी बुरी तरह से घायल थी। हालांकि उसे ये बात और मालूम चलती है कि वो नशे में भी थी। तब रामू मालिनी का मोबाइल लेता है और सबसे ऊपर वाले नंबर पर कॉल कर देता है। वो नंबर मणि नाम के बंदे का था और वो यहाँ पर रामू से बात करते हैं। मालूम चलता है कि मणि जो है वो पेरिया स्वामी का बहुत ही खासम खास है। मणि यहाँ रामू को बताता है कि जो मालिनी है ना वो पेरिया स्वामी की बेटी है। अगर तुमने वहाँ सब कुछ ठीक कर दिया तो तुम माला माल हो सकते हो। जिस बंदे की जान गई है उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दो। तो रामू उनकी बात मान लेता है और अगले दिन वो पेरिया स्वामी से जाकर मिलता है। तो रामू ने जिस तरह से काम किया है उसे देखते हुए पेरिया स्वामी रामू के काम से बहुत ज्यादा खुश हुए थे और वो रामू से कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा, तुम मणि को बता देना। लेकिन रामू तो यहाँ डायरेक्ट ही पेरिया स्वामी को बता देता है कि वो 6 महीने के लिए सस्पेंड है। 3 महीने गुजर चुके हैं लेकिन अब वो चाहता है कि ये सस्पेंशन यहीं पर खत्म हो जाए। तब पेरिया स्वामी उसकी बात मान लेते हैं और फिर अगले ही दिन रामू की रीजॉइनिंग हो जाती है अपने ही पुलिस स्टेशन में। तो ज्वाइनिंग होते ही रामू के पास फिर से मणि का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा केस है। जहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था ना, एक लड़की है, एक ब्लॉगर है और वो लड़की दावा कर रही है कि उसने उस जगह पर एक एक्सीडेंट होता हुआ महसूस किया है और वहाँ किसी की जान भी गई है। इसलिए तुम उस लड़की से मुलाकात करो और सारी इन्वेस्टिगेशन करो। तुम्हें किसी भी हालत में उस लड़की को चुप करना होगा। तब रामू को मालूम चलता है कि इस लड़की से तो वो रात को मिला था और फिर रामू जो है वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। जब रामू उस लड़की से मिलने के लिए गया तो पता चला कि इस लड़की का नाम बू है और ये सुपर नेचुरल चीजें जैसे आत्माओं को रीड करती है। मतलब कि आत्माएं क्या कहना चाहती है ये सारी चीजें समझ जाती है। यही सारी बातें बू जो है वो रामू को समझा रही थी। पर रामू कहता है कि मुझे इन सारी बातों पर भरोसा नहीं है। तो वो बताती है कि कल रात किसी का एक्सीडेंट हुआ था और उसे महसूस हुआ है कि वहाँ किसी की जान भी गई है। पर रामू को इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो उसे एग्जाम्पल देती है और कहती है कि ऐसे इंसान को याद करो जो कि तुम्हारा बहुत करीबी था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ रामू जो है वो अपनी दादी को याद करता है और वो जो है रामू की दिल की धड़कनों को रीड करने लगती है, महसूस करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ वो को मालूम चलता है कि रामू जो है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसकी दिल की धड़कनें बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल जो है वो फटने वाला है। ये सारी बातें वो जो है वो रामू को बता देती है और जाते हुए वो रामू को ये भी बता देती है कि दादी चाहती है कि तुम कोई अच्छा काम करो और दादा को थोड़ा कम बेवकूफ बनाओ। वो की ये सारी बातें सुनने के बाद रामू हैरान था और यही बातें सोचते सोचते वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां पहुंचकर वो एक न्यूज देखता है और उस न्यूज को देखने के बाद सभी लोग हैरान रह चुके थे क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसी थी। पता चलता है कि कुछ हैकर्स ने एक बहुत बड़ी वेबसाइट को हैक कर ली है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट थी। मालूम चलता है कि इसे दरअसल में येलो फेस गैंग ने हैक किया है, जिसमें वो हैकर्स पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि जिस जगह पर प्रोटेस्ट चल रही है वहाँ अगले 10 दिनों में पब्लिक को खतरा है क्योंकि सरकार ने कुछ लोगों से हाथ मिलाए हैं और इस जगह पर शूटिंग ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। अगर शूटिंग ऑर्डर्स दे दिए गए हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जाने जा सकती है। तो ये बात चीफ मिनिस्टर को मालूम चलती है कि उनकी ये बात लीक हो चुकी है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है। इसलिए चीफ मिनिस्टर पेरिया स्वामी से बात करते हैं। पेरिया स्वामी कहता है कि एक बात बहुत अच्छी है कि हमारे नाम सामने नहीं आए हैं। उन्हें ये बात मालूम चल चुकी है, ये प्रॉब्लम की बात तो है, लेकिन हम उन लोगों के बारे में पता कर लेंगे। रामू ये सारी न्यूज देखते हुए एक बात सोच रहा था कि अगर ये हाई प्रोफाइल केस येलो फेस गैंग का केस अगर उसे मिल जाए तो उसका बहुत नाम हो सकता है। इसलिए वो मनी के द्वारा पेरिया स्वामी से बात करता है और कहता है कि इस केस में उसे भी जोड़ लीजिए ताकि वो आपकी मदद कर सके और येलो फेस गैंग को ढूंढ सके। पेरिया स्वामी खुश हो जाता है और वो भी उसे टीम में ले लेता है। आगे हम देखते हैं कि एक रूम में सारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स बैठे हुए थे और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये बात लीक कैसे हुई है। मालूम चलता है कि कुछ मिनिस्टर जो है वो एक पार्टी में गए थे। वहां जाकर कुछ लोगों के मोबाइल गायब हुए थे और इन्हीं मिनिस्टर के मोबाइल से ये बातें जो है वो लीक हुई है, वो भी हैकर्स के द्वारा। तो ये तो पता चल गया था कि आखिरकार ये बातें लीक कैसे हुई है।
अब प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार इन लोगों को ढूंढा कैसा जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अम्बी, जो कि रामू के दादाजी है, वो एक दिन पुराना अखबार पढ़ रहे थे और अचानक से उनके सामने एक खबर आती है कि उनका पोता जो है वो सस्पेंड हो गया है। ये देखने के बाद वो हैरान थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रामू जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाता है। वो कहता है कि हम एक सेटअप तैयार करेंगे, जिस तरह से येलो फेस गैंग को इन बातों के बारे में मालूम चला है, उसी तरह से हम उन्हें थोड़ा सा चारा देंगे और वो अपने आप जाल में फंस जाएंगे। इस प्लानिंग में हमें उन मिनिस्टर्स के मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी जिनके मोबाइल ऑलरेडी हैक हो चुके हैं, और उन्हीं फोन के जरिए हम एक स्क्रिप्टेड बातें तैयार करेंगे दो मिनिस्टरों के बीच में, जहां वो प्रोटेस्ट वाली जगह पर हमला करने की बातें कर रहे हैं और वो किसी और पर इल्जाम लगाने वाले थे। दूसरी तरफ रामू के दादाजी मतलब कि अम्बी को जब ये बात मालूम चली कि उसका पोता जो है वो सस्पेंड हो गया है, तो इसके बारे में अम्बी जो है वो अपने बेटे से बात करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका बेटा तो बहुत ईमानदार है, वो इसके बारे में डीजीपी सर से बात करेगा, हो सके तो वो कोर्ट भी जाएगा। लेकिन अम्बी का बेटा यहाँ पर उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देता है कि ये सब कुछ सही है, अखबार में जो भी लिखा है वो सब कुछ सही है। आपके पोते ने रिश्वत ली थी, उसमें मैं भी शामिल हूँ, और तो और आप अपने बेटे को एमजीआर की तरह बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका बेटा वैसा नहीं है। आपका बेटा स्कूल में चीटिंग किया करता था और जो पुलिस की नौकरी उसे मिली है वो भी पैसे देकर ही मिली है। ये सारी बातें सुनने के बाद अम्बी को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि उनका दिल टूटा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रामू ने जिस तरह से प्लानिंग की थी उसी प्लान को जारी रखा जाता है और अब दो मिनिस्टर के बीच में वो बातचीत होती है बिल्कुल स्क्रिप्टेड रूप से। दोनों ही पढ़ कर एक दूसरे से बात कर रहे थे और जो कुछ भी हुआ है उन सब का इल्जाम वो किसी और पर लगाना चाहते थे। तभी रामू के पास उसकी माँ का कॉल आता है और माँ यहाँ रामू को बताती है कि तुम्हारे दादाजी को सब कुछ मालूम चल गया है। हमने बहुत कोशिश की कि उन्हें कुछ ना पता चले, लेकिन अब उन्हें सब कुछ पता चल गया है, इसलिए जल्दी से घर आ जाओ। तो अब सारे पुलिस वाले एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा डाउट है कि यहीं कहीं येलो फेस गैंग का कोई ना कोई आदमी आएगा मैसेज देने के लिए। और ऐसा ही होता है। एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है जो कि पुलिस वालों के कमरे में जाता है, जो कि उन्हें पिज्जा देने के लिए गया था। लेकिन उस पिज्जा के अंदर से एक बारकोड निकलता है और उस बारकोड को स्कैन करने के बाद एक वीडियो सामने आता है। उस वीडियो में एक येलो फेस गाय बोल रहा था कि पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यही सारी बातें बोलने के बाद वो पिज्जा बॉय जो है वो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, मतलब कि येलो फेस गैंग जो कि एक टीम है उन लोगों के पास। लेकिन इन सब के बारे में रामू को मालूम चल गया था। रामू तुरंत ही उन लोगों के पास जाता है और येलो फेस गैंग के सारे आदमियों को यहाँ पर वो बुरी तरह से मारता है। इनमें एक लड़की भी थी। लेकिन तभी रामू के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद रामू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए अपने घर पहुंचता है। रामू को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि रामू जो है वो अपने दादाजी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। जब वो उनकी डेड बॉडी के सामने था कि तभी अचानक से रामू को कुछ होता है और कुछ चीजें उसे दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेरिया स्वामी को ये बात मालूम चल चुकी है कि येलो फेस गैंग जो है वो पकड़ी जा चुकी है, इसलिए पेरिया स्वामी चाहता है कि इन लोगों को जान से मार दिया जाए और रिपोर्ट में ये लिख देना कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों से ये सारी बात पेरिया स्वामी ने कर ली थी। और जब रामू अपने दादाजी की डेड बॉडी के सामने था कि तभी आईने से एक आदमी जो है वो रामू से कुछ कहना चाहता था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एमजीआर थे। उन्हें देखकर तो यह रामू के होश ही उड़ चुके थे और अब एमजीआर रामू की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और तभी यहाँ अम्बी की आत्मा बाहर आती है और वो यहाँ एमजीआर से कहते हैं कि अब ये लड़का तुम्हारी जवाबदारी है, तुम इसका बहुत ख्याल रखना। तो एमजीआर भी उससे वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे पोते मतलब कि रामू को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो अब रामू के अंदर तो एमजीआर थे और उसी रात रामू जो है वो लोगों का मसीहा बनने के लिए निकल पड़ते हैं, लोगों का इंसाफ करने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले एमजीआर जो है वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर की येलो फेस गैंग मौजूद है और उन लोगों को आज रात ही मारा जाना है। तो यहाँ एमजीआर उन लोगों के पास जाते हैं और इन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं और येलो फेस गैंग के सारे लड़कों को यहाँ से वो छुड़ा लेते हैं। अब रामू अगले दिन अपने दादाजी का अंतिम संस्कार करता है और फिर रात होते ही यही सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि रात को रामू के अंदर एमजीआर आ जाता है और एमजीआर उन सभी बुरे लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है
जो कि यहाँ रामू से संबंध रखते हैं या फिर उससे कुछ बुरा करवाना चाहते हैं। और तो और एमजीआर उन सभी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि लोगों पर जुल्म हो रहे हैं। लेकिन अगली सुबह जब होती है तो रामू को कुछ भी याद नहीं रहता। वो तो पानी की टंकी से बाहर आता है और जब वो तैयार होकर पुलिस स्टेशन जा रहा था कि तभी कुछ लोग जो है वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि एक आदमी रात को एमजीआर बना हमारे पास आया, उसने हमें बहुत ही बुरी तरह से मारा और कहा कि अब से रामू को रिश्वत देने की कोशिश भी मत करना और ना ही उसके आसपास भटकना। हमें ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। लेकिन रामू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सब कुछ चल क्या रहा है। जिसके बाद रामू को पेरिया स्वामी अपने पास बुलाते हैं। अब क्योंकि रामू ने ही उन येलो फेस गैंग को पकड़ा था, इसलिए पेरिया स्वामी यह रामू से कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक और काम है। अगर तुम येलो फेस गैंग को एक बार और पकड़ लेते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ को सेटल कर दूंगा, मतलब कि तुम्हें लाइफ में किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब रामू उनकी बात मान लेता है। लेकिन फिलहाल रामू एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में बहुत ही विचित्र विचित्र चीजें हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, इसलिए वो बू के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी लाइफ में बहुत ही उल्टी सीधी चीजें हो रही है, मुझे बताओ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब यहाँ पर वो जो है वो अपने गुरुजी को लाती है और वो यहाँ रामू को रीड करती है। लेकिन तभी रामू के अंदर से एमजीआर बाहर निकल कर आ जाते हैं और तभी गुरुजी जो है वो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तब रामू एमजीआर बन चुके थे और यहाँ वो जो है वो उनसे बात करती है। वो को भी उनके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार रामू एमजीआर कैसे बन सकते हैं। लेकिन एमजीआर वो को भरोसा दिलाते हैं और फिर वो को समझ आ जाता है कि सचमुच ही वो एमजीआर हैं। अब एमजीआर जो है वो रात को येलो फेस गैंग के पास पहुंचे, जो कि रामू के घर पर ही रहते हैं। और अब रामू को तुम्हें पकड़ने की जिम्मेदारी मिली है। रामू दिन रात जो सारी चीजें देखता एमजीआर को वो पता रहती है। लेकिन जब रामू एमजीआर बना रहता है तो रामू को कुछ भी याद नहीं रहता। रात दिन वो सिर्फ इन्हीं बातों को सोचता रहता है कि आखिरकार वो कब बेहोश हुआ था और कब से उसे कोई भी बात याद नहीं है। अब एक पुलिस वाला रामू के पास आता है और वो कहता है कि एक लड़की है जिसने उस आदमी को देखा है जो कि एमजीआर बना घूम रहा है और पूरे शहर में तहलका मचा रहा है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो ही होती है। और बू को अब वो लोग चारा बनाने लगते हैं। वो लोग उसे एक बिल्डिंग पर बांध देते हैं और उसे थप्पड़ लगाते हैं ताकि एमजीआर यहाँ पर आए और उस लड़की को बचाए। वो कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि एमजीआर यहाँ पर जरूर आएंगे और तुम लोगों को सबक भी सिखाएंगे। जब अगला थप्पड़ वो को मारा गया तो यहाँ पर एमजीआर आ जाते हैं, क्योंकि लाइट जा चुकी थी और उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार पीट कर एमजीआर यहाँ से चले जाते हैं। और फिर रामू की आंखें खुलती है और जब आंखें खुली तो उसे तो कुछ भी याद नहीं था। आंखें खुली तो उसने अपने कमरे में येलो फेस गैंग के लोगों को देखा। उन्हें देखकर वो हैरान था, क्योंकि इन्हीं को लोगों को पकड़ने की जिम्मेदारी तो रामू को मिली थी। लेकिन तभी रामू के अंदर एमजीआर आ जाते हैं और एमजीआर उन सभी लोगों को लेकर बू के घर चले जाते हैं ताकि वो सारे लोग वहाँ पर सेफ रहें, क्योंकि रामू तो अभी उस कंडीशन में नहीं है कि वो ये सारी बातें समझ पाए। अब अगले सुबह जब हुई तो यहाँ पर कुछ पुलिस वाले रामू के पास आते हैं। वो कहते हैं कि कल रात जो फाइट हुई थी, जो आदमी एमजीआर बना लड़ रहा था, उसे देखते हुए हमें तुम पर डाउट हो रहा है। जिस तरह से वो लड़ रहा था, जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, उसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा था कि वो तुम ही थे। कल रात जो मार कुटाई हुई है उसके कुछ फिंगरप्रिंट्स हमारे पास हैं और अब हम तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उससे मैच करने वाले हैं। तो रामू टॉयलेट जाता है और वहाँ सोच रहा था कि आखिरकार क्या करना चाहिए कि तभी उसके अंदर से एमजीआर आ जाते हैं। एमजीआर तुरंत ही येलो फेस गैंग के पास कॉल करते हैं, जो कि हैकर है, और हैकर्स वहाँ कहते हैं कि हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, बस तुम हमारी बात रामू से करा दो। रामू से वो लोग कहते हैं कि तुम्हें बस अपना वाईफाई जो है वो वहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा। रामू भी उनकी बात मान लेता है। वो अपने वाईफाई को उस जगह के इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता है और जब मैच करने की बारी आई तो यहाँ येलो फेस गैंग ने कमाल कर दिया था, क्योंकि मैच फेल्ड आया था। ये सारी चीजें देखने के बाद रामू बहुत खुश हुआ था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा है। अब एमजीआर येलो फेस गैंग से बात करते हैं और कहते हैं कि इस किस्से को कैसे खत्म किया जाए। तो येलो फेस गैंग के लोग कहते हैं कि अगर हमें मालिनी का मोबाइल मिल जाए या फिर उसका फिंगरप्रिंट मिल जाए तो हम इस किस्से को खत्म कर सकते हैं।
और मिनिस्टर और पेरियास्वामी के बीच जो बातें हुई है उन सारी बातों को हम लीक कर सकते हैं। तब एमजीआर जो है वो मालिनी के पास जाते हैं और उसे हंटर से बुरी तरह से मारते हैं और तो और उसके मोबाइल से फिंगरप्रिंट भी निकाल लेते हैं, जिससे कि हैकर्स के पास अब फिंगरप्रिंट पहुंच चुके थे, जिससे कि अब वो आराम से सारी चीजें हैक कर सकते हैं। तो वहीं पेरियास्वामी को मालूम चलता है कि कल रात एमजीआर बने आदमी ने पार्टी में मेरी बेटी मालिनी को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। इसलिए पेरियास्वामी चाहते हैं कि एमजीआर बने इस आदमी को अब बहुत ही बुरी सजा मिलनी चाहिए, हम इसे जान से मार देंगे। इसलिए वो देश के कोने कोने से कुछ ऐसे खतरनाक आदमियों को बुलाता है जो कि इस आदमी को बहुत ही गंदी मौत मारेंगे। जब उन्हें एमजीआर के बारे में मालूम चला तो अब ये सारे लोग जो है वो एमजीआर के पीछे पड़ चुके थे, जो कि उसे जान से मारना चाहते थे, लेकिन एमजीआर अकेला ही इन सब के ऊपर भारी है। इन सब के बीच में जोरदार फाइट होती है। खैर ये लोग बहुत सारे थे, इसके बावजूद एमजीआर हार नहीं मान रहे थे। दूसरी तरफ येलो फेस गैंग ने अपना काम दिखा दिया था, क्योंकि न्यूज चैनल पर उन्होंने जो बातें हैक की है उन्हें पब्लिक कर दी है, जिससे कि अब यहाँ पेरियास्वामी और चीफ मिनिस्टर के तो बहुत ही बुरे हाल होने वाले हैं, क्योंकि सारी बातें जो है वो लीक हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमजीआर ने उन सभी लोगों को मार तो दिया था, लेकिन तभी वो जख्मी हो जाते हैं और अब सभी लोग एमजीआर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जिनकी हालत सचमुच ही बहुत खराब थी और उन्हें बचाना बहुत मुश्किल लग रहा था। दूसरी तरफ पेरियास्वामी अपनी बेटी मालिनी को लेकर यहाँ से रफा दफा होना चाहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और जब चीफ मिनिस्टर ने टीवी पर न्यूज़ देखी तो वो समझ गए थे कि अब तो सत्ता छिन्नी एकदम तय है, क्योंकि पेरियास्वामी और चीफ मिनिस्टर जब पहली बार मिले थे ना, और जो उन्होंने 140 मिलियन यूरोस की डील की थी वो अब पब्लिक हो चुकी थी। चीफ मिनिस्टर को ऐसा लगा कि इन सब के पीछे पेरियास्वामी का हाथ है, इसलिए वो एक शूटर से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि जल्द से जल्द मुझे पेरियास्वामी और मालिनी की लाश चाहिए। तब वो एक के पास कॉल करते हैं और वो आदमी पेरियास्वामी और मालिनी को जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमजीआर मतलब कि रामू जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। इसे देखते हुए सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अब सभी लोग उनकी आंखों पर वही पट्टी बांध देते हैं जो कि एमजीआर पहना करते थे, जिससे कि अब पूरे प्रदेश को एक नया रखवाला मिल गया था रामू के रूप में, जिनके अंदर सभी को एमजीआर दिखता है। और यहीं पर रामू को अपने दादाजी भी दिखाई पड़ते हैं, जो कि बहुत खुश थे और दादाजी हमेशा से यही चाहते थे कि रामू इसी तरह का कोई आदमी बने। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।